प्लियोट्रॉपी भी पढ़ा था, प्लियोट्रॉपी भी पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे हम। उसके बाद हमारा लेक्चर क्या हो गया था, ओवर हो गया था। सो उसको थोड़ा कंटिन्यू करके उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जो हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। तो ऐसे जनरली थ्योरी के बारे में बात करते हैं। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो 1866 में उसका वर्क कंप्लीट हुआ, जो मेंडल जी ने किया था। उसके बाद क्या हुआ, उनके पास कुछ ऐसे साधन नहीं थे कि जो अपनी थ्योरी को या अपने कुछ एक्सपेरिमेंट को वो लोगों में पब्लिश कर सके। सो उस टाइम उतना कम्युनिकेशन या कोई भी ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं था कि जो लोगों तक पहुंचाया जा सके। सो उसके बाद ऐसे कोई भी ऐसी चीज भी नहीं थी कि वो उनको क्या कर सके, एक्सप्लेनेशन दे सके उस चीज के बारे में कि वैसे क्या हुआ था। उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट उनको पता चला था ऐसा कोई तो एक चीज है। उस चीज के लिए उन्होंने नाम दिया था समथिंग, ऐसा वर्ड उन्होंने शो किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो समथिंग वर्ड है उसी का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, फैक्टर्स होता है। उसके बाद हमको पता चल कि फैक्टर्स से क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं फॉर F1 जनरेशन में, जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो तब क्या नहीं थे, सिर्फ उतना ही उनको पता चल गया था। लेकिन वो कौन था, और ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कौन था जो कि क्या करता था, वो ट्रेड्स या कैरेक्टर्स को कैरी करता था, उनको अभी तक पता नहीं चला था। क्योंकि उस टाइम एक तो कम्युनिकेशन भी नहीं था और टूल्स का अवेलेबल नहीं था। यानी टूल्स में जैसे माइक्रोस्कोप, जो हमको स्टडी करने के लिए जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, जैसे ट्रेड की स्टडी होती है, वो कैसे होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। कैरेक्टर्स की या जीन्स की किसी भी स्टडी होती है, वो माइक्रोस्कोपिक होती है। उस टाइम माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल थे या माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल नहीं थे। सो उनके बाद जो एक साइंटिस्ट आए होते हुगो डी ब्रिस्ट। उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में जब मेंडल जी ने कहा था कि ऐसी ऐसी कोई तो चीज है, उस चीज का स्टडी किया। किसमें स्टडी किया, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। तब जाके उनके सामने आई वो चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। वो कौन थे, क्रोमोजोम थे। क्या थे, क्रोमोजोम थे। उन्होंने देखा कि क्रोमोजोम में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और क्रोमोजोम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी है। वो उन्होंने क्या, किसने, कौन से साइंटिस्ट ने देखा था, वो साइंटिस्ट का नाम है हुगो डी ब्रिस्ट। उसके बाद उनको उतना ही पता चल गया था कि वो कौन था, क्रोमोजोम था। उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, सेल का डिवाइडेशन होता है, उतना ही उनको पता चला। उनके बाद और दो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने अपने क्या की थी, स्टडी की थी। उनके स्टडी में से पता चला कि ऐसे मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, सिमिलर आए थे। दोनों की स्टडी में जो इंडिविजुअल स्टडी की थी, इंडिपेंडेंट स्टडी की थी उन्होंने, ऐसे कैरेक्टर्स थे कि उनके जो कैरेक्टर्स थे इंडिपेंडेंस में, जो उन्होंने अपनी स्टडी की थी, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे सेम सेम आए थे। तब उन्होंने पूरा डिटेल जाके स्टडी की, किसके थ्योरी की, मेंडल जी की थ्योरी की। तब उनके सामने बात आई कि वो क्रोमोसोम ही है। क्रोमोसोम क्या करते, किसके अंदर होते हैं, क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। उन्होंने उन्होंने उनको पता लग गया क्या थे, क्रोमोसोम ही है उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो हुगो ने ही बता दिया था कि वो क्रोमोसोम उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। लेकिन उन्होंने और उसकी ब्रीफली स्टडी की, तो उनको क्या पता चला कि वो क्रोमोसोम ही है जो किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। डीएनए पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और उस पूरे स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल कहा। क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल कहा। वो क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, जो F1 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किन साइंटिस्ट के प्रेजेंस में किया गया था उसको, तो उनके नाम है क्या, बाउरी एंड कौन थे वो, सुटन एंड बाउरी। कौन थे, सुटन एंड बाउरी। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहा गया था, सुटन एंड बाउरी के प्रेजेंस में की गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इतना हो गया, हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी। आशा करते हो कि आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम। हमको पता चल गया कि अभी वो क्रोमोसोम ही है। क्या करते हैं, वो ट्रेड्स को कैरी करते हैं फ्रॉम F1 जनरेशन।
तो सो उसके हम अभी डिटेल स्टडी करें। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम देखो उनके नाम में ही कुछ तो छिपा हुआ है, कुछ तो छिपा हुआ है, उसको पहले एक्सटेंड कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो मीनिंग ऑफ क्रोमो, मीनिंग ऑफ क्रोमो, क्रोमो मीन्स होता है कलर, क्रोमो मीन्स होता है कलर। एंड सोमा, सोमा मीन्स होता है बॉडी। देखो हमने क्रोमोसोम स्टार्ट किया, क्रोमो का मीनिंग होता है कलर एंड सोमा मीन्स होता है बॉडी। ऐसी कोई तो कलरफुल बॉडी है, ऐसी कोई तो कलरफुल बॉडी है जो कहीं तो प्रेजेंट होती है, जो कहीं तो प्रेजेंट होती है। अभी भी देखेंगे क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले तो देखेंगे क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए। हमने बोल दिया क्रोमो मीन्स क्या होता है कलर एंड सोमा मीन्स क्या होता है बॉडी। ऐसी एक कलरफुल बॉडी है, कैसी बॉडी है वो, कलरफुल बॉडी है जो कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होती है। सो कहाँ प्रेजेंट होती है पहले उसके बारे में देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम उसका आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर सेल है, एक पर्टिकुलर सेल है, ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया हमारा सेल। आउटर सेल के आउटर मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर जो राउंडेड शेप का है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। उसके बाद, उसके बाद जो अंदर कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। देखो हमने एक सेल निकाला, हमने उसकी क्या बोलते हैं उसको लेबलिंग भी कर लिया। आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, जो स्पेस दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। एंड जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। उसके अंदर, उसके अंदर जो चीज होती है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल नथिंग बट वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होते हैं वो? क्रोमोसोम। देखो जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा गया है? क्रोमोसोम। जो कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं या जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड में जो कोई भी बॉडी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आर थ्री टाइप। कितने टाइप का होता है जेनेटिक मटेरियल? थ्री टाइप का होता है। देखो कौन से टाइप का होता है? फर्स्ट तो है डीएनए, जो किससे बना हुआ होता है? डीएनए से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? आरएनए से बना हुआ होता है, आरएनए से बना हुआ होता है। और किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। इस कंबाइन को हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अभी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसे बनता है? हाईली कॉइल्ड डीएनए से। किससे बनता है? हाईली कॉइल्ड डीएनए से क्या फॉर्म होता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। देखो हमने तो मान लिया डीएनए, डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए। उसका आगे अगले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। सो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड देयर आर फाइव टाइप्स। न्यूक्लियोटाइड के कितने टाइप्स होते हैं? फाइव। कितने टाइप के होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? फाइव टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन से होते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
थाइमिन एंड यूरेसिल। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। लेकिन इसमें इसमें भी एक ट्विस्ट है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो उसको पहले क्लियर कर देंगे, उसके बाद आगे का पढ़ लेंगे। अगर डीएनए की बात की जाए, अगर डीएनए की बात की जाए तो कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? एक तो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। 4 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड किसमें प्रेजेंट होते हैं? इन डीएनए। डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर आरएनए की बात की जाए, आरएनए की बात की जाए तो इनमें कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन की जगह कौन सा होता है? यूरेसिल। कौन सा होता है? यूरेसिल। देखो हमने बोला क्रोमोसोम किससे बनता है? हाईली कॉइल्ड डीएनए से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक मटेरियल में जैसे डीएनए होता है वैसे आरएनए भी होता है और न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ऐसे 5 टाइप के होते हैं। सो उसमें से भी डिफरेंस है क्योंकि डीएनए एंड आरएनए में वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डीएनए की बात की जाए तो उसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो आरएनए की बात की जाए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा आता है? यूरेसिल आता है। और डीएनए में यूरेसिल की जगह कौन सा आता है? थाइमिन आता है। आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। आपको पता चल गया होगा कि वो जेनेटिक मटेरियल हमने क्रोमोसोम कहा गया था उसको, वो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल्स। सो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम आर क्रोमोसोम आर फिलामेंटस बॉडी। क्या होती है? क्रोमोसोम आर फिलामेंटस बॉडी प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल। क्या होती है? क्रोमोसोम आर फिलामेंटस बॉडी bodies present in eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ पर आपको एक वर्ड आया होगा, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। देखो हमको मालूम है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। कितने टाइप के सेल होते हैं? 2 टाइप के सेल होते हैं। देखो 2 टाइप के सेल होते हैं। पहले कौन सा होता है? यूकैरियोटिक, और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। देखो क्रोमोसोम ओनली यूकैरियोटिक में ही क्यों प्रेजेंट होता है? क्यों प्रेजेंट होता है? पहले इसको समझ लेते हैं क्यों प्रेजेंट होता है, आपको समझ में आ जाए। क्यों प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक में वो क्यों नहीं हो सकता? देखो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है? वेल डेवलप्ड होता है। कैसे होता है? वेल डेवलप्ड होता है। अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल की तो उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। नॉट वेल डेवलप, वेल डेवलप, नॉट वेल डेवलप। यानी कि आप बोल सकते हैं नॉट वेल डेवलप, उसमें कुछ भी क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम भी नहीं होंगे, कोई भी जेनेटिक मटेरियल्स नहीं होगा, ऐसे को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। देखो क्या हुआ, हमको मालूम था, हमने क्रोमोसोम की डेफिनेशन पढ़ ली। क्या थी? क्रोमोसोम आर फिलामेंटस बॉडी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। क्रोमोसोम आर अ फिलामेंटस बॉडी, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली यूकैरियोटिक सेल। किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल। हमको पता है 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक तो होता है यूकैरियोटिक सेल एंड दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल में ही क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप होता है। कैसे होता है? वेल मम्मा करता डेवलप होता है। और प्रोकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो उसका जो कैसे होता है, न्यूक्लियस ये कैसे होता है? वैष्णवी माइक ऑफ कर। नॉट वेल डेवलप। कैसे होता है? नॉट वेल डेवलप। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद अगर अगर बात की जाए अगर बात की जाए इसके साइज की, अगर बात की जाए क्रोमोसोम के साइज की, अगर इसके लेंथ के बारे में बोलते हैं, इसके लेंथ के बारे में बात करें तो उसकी लेंथ होती है 0.1। कितनी होती है? 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर। इतना छोटा हो गया, इतना छोटा होगा। कितना होगा उसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो कितना होगा? 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर्स। इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स कितना होगा? 0.1 से 33 माइक्रोमीटर्स तक होगा। अगर अगर विड्थ की बात की जाए या थिकनेस की बात की जाए, अगर उसके थिकनेस की बात की जाए तो उसका थिकनेस होगा 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। कितना होगा? देखो लेंथ की बात की जाए तो लेंथ कितना होगा? 0.1 से लेकर 33 माइक्रोमीटर तक होगा। और अगर थिकनेस की बात की जाए तो कितनी होगी? 0.2 टू कितनी होगी? 2 माइक्रोमीटर तक होगी। कितनी होगी? 2 माइक्रोमीटर तक होगी। देखो नेक्स्ट, देखो यहां से ही पता चल जाता है, इस साइज से ही पता चल जाता है कि वो कितना स्मॉल होगा, कितना स्मॉल होगा। माइक्रोमीटर यानी कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो फिर उसको किस में देखेंगे? और फिर इसको किस में देखेंगे? तो इसको कहाँ विजुअलाइज करेंगे? इट इज विजिबल इन माइक्रोस्कोप। कहा देखेंगे उसको? माइक्रोस्कोप में। कहा देखेंगे? माइक्रोस्कोप में। क्योंकि वो इतना माइक्रोमीटर होता है, उसका लेंथ इतना माइक्रोमीटर होता है कि जो अपने नेकेड आई से नहीं देखेगा, नेकेड आई से नहीं देखेगा। सो इसको कहा विजिबल कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में। सो नेक्स्ट, इसका फॉर्मेशन, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किससे होगा? किससे बनेगा? किससे बनेगा वो क्रोमोसोम? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, किससे बनेगा? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। किससे बनेगा? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। फिर डीएनए किस चीज से बने हुए होते हैं? किस चीज से बने होते हैं? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। किससे बने हुए होते हैं? देखो क्रोमोसोम किस किस चीज से बनेगा? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम, क्योंकि उसका हाईली कॉइल्ड हो जाता है। कॉइल 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 का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद भी क्या बनते हैं? डीएनए का फॉर्मेशन होता है, सॉरी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। जो जो फॉर्मेशन होता है, और डीएनए, डीएनए किस चीज से बना हुआ होता है? एक तो बना होता है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन है एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन है या नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो इसका कोई तो वर्क होगा, कोई तो वर्क होगा। वो क्या करते हैं?
अगर बात की जाए हिस्टोन प्रोटीन की, तो किस चीज में काम आते हैं? बाय बाइंडिंग। किस में काम आते हैं? बाइंडिंग। किसकी बाइंडिंग होगी? किसकी बाइंडिंग होगी? हमको पता है डीएनए कितने स्टैंड का होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कितने स्टैंड का होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो वो किससे होता है? किससे अटैच होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड से होता है। लेकिन उसका बाद में कन्वर्शन किस में हो जाएगा? क्रोमोसोम में, जो हाईली हाईली कॉइल्ड होगा। उसके लिए उसको जो बॉन्डिंग की जरूरत होती है, उसके लिए उसको बोलेंगे बाइंडिंग। किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको? हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी बाय बाइंडिंग। और नॉन हिस्टोन जो क्या करेगा? नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग। अगर उसको लगता है कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना है तो क्या करेगा? बाइंडिंग में बाइंडिंग कौन करेगा? हिस्टोन प्रोटीन। अगर उसको लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी एक क्रोमोसोम बन के तैयार हो गया, तो वो क्या नहीं करेगा? नॉन बाइंडिंग भी करेगा। नॉन बाइंडिंग भी करेगा। इतना समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो। हमने ये भी पढ़ लिया कि किससे बनता है क्रोमोसोम? किससे बनता है? डीएनए से बनता है। डीएनए में क्या होते हैं? दोनों प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उसका हमने वर्क भी देख लिया। अभी अभी इस क्रोमोसोम का कोई तो फंक्शन होगा। कोई तो फंक्शन होगा। सिर्फ वैसे ही पड़ा रहेगा क्या? वो नहीं। क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? कुछ ना कुछ फंक्शंस क्या करेगा? वो परफॉर्म करेगा। सो उसके बारे में बात करते हैं। फंक्शन उसका फंक्शन है, तो क्या उसका फंक्शन क्या है? क्या होगा इसका फंक्शन? कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी। आपने हेरिडिटी को ही एक वर्ड बोला था, जिसको हमने बोला था इनहेरिटेंस। क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? जो हमारे ट्रेड्स थे, जो किसमें थे? पेरेंट्स में प्रेजेंट थे, वो ट्रेड्स को क्या करेगा? कैरी करेगा। किसमें? F1 जनरेशन में। क्या करेगा? कैरी करेगा F1 जनरेशन में। हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। क्या थी वो? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऐसी हमारी क्या थी डेफिनेशन किसकी? हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस की। सो ये क्या करेगा? कैरियर से। ये क्या है? एक कैरियर से जो क्या करेगा? कैरी करेगा कोई भी जेनेटिकली इंफॉर्मेशन है, तो उसको क्या करेगा? अगले अगले पीढ़ी में क्या करेगा? वो कैरी करेगा। अगली पीढ़ी में क्या करेगा? वो कैरी करेगा। सो इसका फंक्शन भी हमने देख लिया। और और एक चीज है और एक चीज है, क्रोमोसोम जोम क्रोमोसोम नंबर्स आर स्पेसिफिक इन डिफरेंट स्पीसीज। अगर क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए, तो जो कोई भी स्पेसीज है, अगर क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए, वो कोई भी स्पेसीज है, उनमें क्या होगा? वेरियस नंबर्स के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे अगर बात की जाए इन ह्यूमन बींग में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर उसका माइटोटिक डिवीजन किया जाए या मियोसिस किया जाए, तो किस में हो जाएंगे? ये 46 किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी कैसे होती है? डिप्लॉयड होती है। कैसे होती है? डिप्लॉयड होते हैं। अगर मियोसिस किया जाए तो क्या होगा? डिप्लॉयड का कन्वर्शन हैप्लॉयड में हो जाएगा। हैप्लॉयड में मीन्स क्या होगा? 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम, ऐसा हो जाएगा। सो क्रोमोसोम क्या होता है? स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर स्पेसिफिक होता है कोई भी डिफरेंट स्पेसीज में। कोई भी डिफरेंट स्पेसीज में। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो कितना होता है? 46 होता है। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो डिफरेंट होगा उनमें भी। प्लांट की बात की जाए तो उनमें भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप्स के क्रोमोसोम नंबर्स होंगे, जो क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे।
सर यस सर फिर उनके शेप्स भी डिफरेंट होते होंगे ना, या शेप्स। क्योंकि वो पेयर्ड में रहते तो, या सेम रहते? नो, एक्चुअली क्या होता है, कॉइली होता है, क्रोमोसोम के शेप सेम ही रहते हैं, क्रोमोसोम के शेप सेम ही रहते हैं, लेकिन उसके जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंस होते हैं। पता चला? हाँ सर। Okay. सर लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो क्रोमोसोम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता उसका शेप मतलब एक बड़ा एक छोटा रहता, समथिंग कुछ तो भी ऐसा रहता ना? हाँ यस, जैसे अगर फीमेल की बात की जाए तो उसका क्या बोलते हैं उसको, अगर ओवा का बात की जाए तो क्या होता है, बड़ा होता है। यू ना, आपको पता है? हाँ। हाँ, और मेल की बात की जाए तो उसका कैसे होता है, स्पर्म का शेप कैसे होता है? स्मॉल। स्मॉल होता है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक, और उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरिक। हाँ, माइक्रोस्कोपिक होता है वो मेगास्पोरिक, मेगास्पोरिक होता है। वैसे ही उसके थोड़ा थोड़ा शेप में जब रिप्रोडक्शन की बात है, गमेट का फॉर्मेशन होता है, गमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सो उसका उसके साइज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा साइज वेरी हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर वैसी बात नहीं है कि अगर क्रोमोसोम की बात की जाए उसका शेप भी ऐसा डिफरेंट डिफरेंट होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके साइज के हिसाब से अगर बात की जाए, जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस हो सकता है। अब समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलो, देखो, आपको एक नेक्स्ट टर्म है, पहले उस नेक्स्ट टर्म के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमको मालूम है हमारे बॉडी के सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, टू एन होते हैं। कैसे होते हैं? टू एन होते हैं। अगर मैंने मान लिया A2 को मैंने ऐसे ही रखा, और एन की जगह हमको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर उसका मियोसिस किया जाए तो आधे आधे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं। देखो, मैंने अगर आधे आधे का एक भाग मैंने एन नंबर में रख दिया, जैसे 20, एन की जगह मैंने वो आधा भाग मैंने रख दिया, आधे क्रोमोसोम मैंने रख दिया। तो इसका अगर कैलकुलेशन किया तो कितने हो गए? 46 हो गए। 46 हो गए। अगर मैंने क्रोमोसोम के नंबर्स को वैसे ही रखा, जो 2 था वैसे ही रखा, और इस 46 को मैंने यहाँ लिखा, और अभी इसका क्या किया, मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, तो कितने आएंगे? 92 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम आएंगे? 92 क्रोमोसोम। देखो, जो मैंने ये बेसिकली चीज वहां पर, सॉरी ऐसा नहीं था ये, अगर मैंने यहाँ पर ट्रिप्लॉइड लिया, ये तो हो गया हमारा डिप्लॉइड। अगर मैंने यहाँ पर ट्रिप्लॉइड लिया और यहाँ पर मैंने 23 को रखा, तो कितना होगा? 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 69 क्रोमोसोम होंगे। देखो, जो इस टर्म को जो आधे आधे क्रोमोसोम कहते हैं उसको हम बोलेंगे बेसिक नंबर। क्या बोलेंगे? बेसिक नंबर। क्या बोलेंगे उसको? बेसिक नंबर। ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, जो क्या करेंगे? वेरी करेंगे उसको हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। जैसे होगा हैप्लॉइड, इसको बोलेंगे डिप्लॉइड, इसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइड, इसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइड, ऐसे कुछ ऐसे उसको वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपका ए नंबर नहीं बदलेगा। जो क्या है? बेसिक नंबर है। क्या है? क्रोमोसोम का बेसिक नंबर है 23। सो आपको पता चल जाएगा आगे मैंने क्यों बोला, तो ये मैथमेटिकली क्यों बोला। तो सो नेक्स्ट आपकी टर्म है, जो टर्म है प्लोइडी। प्लोइडी प्लोइडी इसका अगर मराठी मीनिंग कहा जाए तो उसको बोलेंगे चाल। चाल यानी कि अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है, घर का कंस्ट्रक्शन करता है, देखो इसका प्लॉइडी का मीनिंग मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर हमको घर का कंस्ट्रक्शन करना है, हमको निकलना है 4 रूम का घर निकलना है। कितने रूम का?
4 रूम का घर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, 4 रूम का, 4 रूम का कंस्ट्रक्शन कर लिया। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम क्या कर सके, 4 रूम को एक साथ बांध सके, एक साथ बांध सके। देखो मेरा समझ जाने का एक साल का मतलब है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको इजी तरह से बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, 4 रूम का कंस्ट्रक्शन करना था हमको, हमने 4 रूम का जो क्या होता है बेस बेस हमने कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे पास जो पैसा था वो हमारा पैसा निकल गया, हमारा पैसा निकल गया। सो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 4 रूम का क्या कर सके, 4 रूम का क्या कर सके, कंस्ट्रक्शन कर सके, क्या कर सके, कंस्ट्रक्शन कर सके। सो मैंने क्या किया, सिर्फ अभी 2 ही रूम का क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया, अभी सिर्फ मैंने 2 ही रूम का कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। और बाकी की जो चीज होती है, बाकी को जैसे मैंने क्या कहा था, 4 रूम का अगर करना है, 4 रूम का हमको करना है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, अभी तक सिर्फ 2 ही रूम बना लिए, दो ही रूम का कंस्ट्रक्शन कर लिया। और आगे जाके जब मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं आगे जाके क्या करूंगा, मैं उसको उस 2 रूम जो बचे थे उसका भी मैं कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। आगे जाने के जो प्रोसेस को हम बोलेंगे, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, फिर जो या क्या फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, वो 2 रूम का भी मैं कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, वो 2 रूम का मैं भी कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। इसलिए मैंने क्या किया, उस पेज को मैंने ऐसे ही छोड़ा, उस पेज को मैंने ऐसे ही छोड़ा। उसको हम बोलेंगे चाल, क्या बोलेंगे, चाल या प्लॉइडिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चाल, चाल या प्लॉइडिटी। क्योंकि मुझे क्या करना है, आगे जाके उस पे भी मुझे क्या बनाने हैं, 2 रूम्स का कंस्ट्रक्शन करना है। इसीलिए मैंने जो उस स्पेस को ऐसे ही छोड़ा है, उसको हम बोलेंगे चाल या प्लॉइडिटी। समझ में आया क्या, ये बोलो पहले मुझे। हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर। देखो प्लॉइडिटी का मीनिंग मैंने अपने मन से बोल दिया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा एक डिफिकल्ट वर्ड है प्लॉइडिटी, समझ में नहीं आता जनरली क्या होता है। तो मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन मुझे कितने रूम का कंस्ट्रक्शन करना था, 4 रूम का कंस्ट्रक्शन करना था, 4 रूम का कंस्ट्रक्शन करना था। तो अभी मेरे पास पैसे नहीं थे उतने कि मैं 4 रूम का कंस्ट्रक्शन कर सकूं। सो मैंने क्या किया, अभी तक सिर्फ फिलहाल में मैंने अपने रहने के लिए मैंने क्या किया, 2 रूम का कंस्ट्रक्शन कर दिया। आगे जाके मैं जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, आगे के 2 रूम और बढ़ाऊंगा। जो 2 रूम बढ़ाने के लिए मैंने क्या छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया। आगे जाके मैं उसमें भी क्या करूंगा, अपने 2 रूम्स का कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। तो उसी को ही हम करेंगे प्रायोरिटी, या क्या बोलेंगे उसको, चाल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चाल। इन मराठी में अगर उसको बोला जाए तो चाल छोड़ी, चाल छोड़ का चाल, चाल सोडली, काय म्हणतो आपण त्याला, चाल सोडली असं म्हणतो, उसको हम बोलेंगे चाल। सबको समझ में आ गया क्या होता है तो प्लॉइडिटी। हाँ सर। हाँ सर। ओके चलो। एक मिनट, आपको कुछ होमवर्क देना था, कुछ होमवर्क देना था। सो आप मुझे कल होमवर्क करके लाओगे, आप ग्रुप में सेंड करोगे, कौन सा वाला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में आप लिखोगे। उसके क्या निकालोगे, क्या निकालोगे आप, क्रॉस निकालोगे और आप ग्रुप में सेंड करोगे। समझ में आया। सर एक बार फिर हाँ से सर। बताइए। हाँ सर। एक बार फिर बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पता है एंड कोडोमिनेंस आपको पता है, हमने पढ़ा है वो। हाँ सर। हाँ, उसके शॉर्ट नोट्स निकालने हैं, शॉर्ट नोट निकालने हैं और आपको ग्रुप में सेंड करना है। ओके। हाँ सर। तो देखो प्लॉइडिटी क्या होता है, द डिग्री ऑफ रिपीटेशन, द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ सेल। देखो प्लॉइडिटी क्या होता है, द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर, प्राइमरी बेसिक नंबर। हमने बोला था हमारा प्राइमरी बेसिक नंबर कौन सा था, 23, जो क्रोमोसोम के आधा पार्ट थे, जो क्रोमोसोम के आधा पार्ट थे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी बेसिक नंबर, बेसिक नंबर क्या बोलेंगे,
प्राइमरी बेसिक नंबर। प्राइमरी बेसिक नंबर का रिपीटेशन होता है, क्या होता है, रिपीटेशन होता है इन अ सेल, सेल के अंदर, सेल के अंदर प्राइमरी बेसिक नंबर का रिपीटेशन होता है। देखो अगर 23 तो कौन सा सेल होगा, हैप्लॉइड सेल होगा। कौन सा सेल होगा, हैप्लॉइड सेल होगा। उसके बाद जब माइटोसिस होगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड का कन्वर्शन किसमें होगा, डिप्लॉइड में। क्या होगा, डिप्लॉइड में। डिप्लॉइड यानी कि देखो 2 है, 2 है हमारा वो नेचुरल नंबर है। सो हमने किस में रिपीटेशन कर दिया, हमारे बेसिक नंबर में 23 में। देखो ये फार्मूला होगा हमारा 12, इनकी जगह हमने क्या लिख दिया, प्राइमरी बेसिक नंबर लिख दिया। तो हमको क्या मिलेंगे, 46 नंबर मिलेंगे, 46 नंबर मिलेंगे। देखो क्या हुआ, प्राइमरी बेसिक नंबर का रिपीटेशन होगा, प्राइमरी बेसिक नंबर का क्या होगा, रिपीटेशन होगा किसमें, इन सेल में, सेल में रिपीटेशन होगा। सो हमको जाके हैप्लॉइड से क्या मिलेगा, डिप्लॉइड मिलेगा। क्या मिलेगा, डिप्लॉइड मिलेगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। अगर हम बात की जाए, अगर ट्रिपलेट की बात की जाए, हमको अगर ट्रिपलेट क्रोमोसोम चाहिए तो सो क्या करेंगे, 3 से 23 को, 23 हटेगा नहीं, 23 हटेगा नहीं, सिर्फ हमारे नेचुरल नंबर है वो हट जाएगा। अब क्या होगा, कितने नंबर होंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि कितने नंबर होंगे ट्रिप्लॉइड में, 69 क्रोमोसोम। उसको हम बोलेंगे प्लॉइडिटी। क्या बोलेंगे, प्लॉइडिटी। जो क्या होता है, बेसिक नंबर का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। क्या होता है, बेसिक नंबर का रिपीटेशन होता है, जो किसमें होता है, इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड में होता है, उसको हम बोलेंगे प्लॉइडिटी। ये समझ में आया, टर्म समझ में आया क्या प्लॉइडिटी का? हाँ सर। सभी को, सभी को। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, सर। सो प्लॉइडिटी, प्लॉइडिटी के 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। प्लॉइडिटी के 2 टाइप्स। Fluidity are divided into 2 types. Fluidity are divided into 2 types. एक है euploidity, euploidy, एक है euploidy एंड दूसरा है euploidy. देखो प्लॉइडी के कितने टाइप है, प्लॉइडी के कितने टाइप है, 2 टाइप्स है। एक है यूप्लॉइडी एंड दूसरा है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। देखो अगर बात की जाए अनयूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी की, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखा अगर बात की जाए यूप्लॉइडी की, तो क्या होता है, यूप्लॉइडी में क्या होता है, यूप्लॉइडी में क्या होता है, ये क्या होता है,